इस एक्सप्लेनर में सीधा 1192 के उस अहम साल से शुरुआत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार कोई मामूली सत्ता परिवर्तन नहीं था, बिल्कुल नहीं। असल में यह उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली सल्तनत की औपचारिक स्थापना का वो निर्णायक पल था जिसने आने वाली कई सदियों की राजनीतिक और सांस्कृतिक नींव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि सत्ता का ये केंद्र कैसे बना, कैसे फैला और पूरे उपमहाद्वीप पर इसका क्या असर हुआ, क्योंकि यही भारतीय इतिहास के सबसे जटिल दौर को समझने की असली चाबी है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाले बात पर गौर करते हैं, उस दौर की भयंकर राजनीतिक अस्थिरता। सत्ता का ये खेल इतना हिंसक था कि लगभग 2/3, जी हां 2/3 नए सुल्तानों ने अपने से पहले वाले शासकों को भारी रक्तपात के जरिए हटाकर सत्ता हथियाई थी। इसका नतीजा क्या हुआ? किसी भी शासक का औसत शासनकाल बस 8 से 9 साल का ही रह जाता था। इतनी तेजी से बदलती सत्ता की वजह से पूरे साम्राज्य में लगातार एक खौफ, तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना रहता था। ये जो लगातार उथल-पुथल मची हुई थी, वो 5 अलग-अलग विदेशी तुर्क अफगान राजवंशों का एकदम साफ कालक्रम बनाती है। 1192 में ममलुक, या जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, वहां से जो शुरुआत हुई वो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में खिलजी वंश के विस्तार और फिर तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी राजवंश तक इसी तरह हिंसक सत्ता हस्तांतरण के रूप में चलती रही। ये पूरा घटनाक्रम एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, राजनीतिक शक्ति वहां कभी भी स्थिर नहीं रही। ये तो बस तलवार के दम पर एक राजवंश से दूसरे राजवंश के बीच घूमती रही। इतनी भारी राजनैतिक उथल-पुथल के बावजूद इन शासकों के राज में दिल्ली एक बेहद समृद्ध प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले इन शासकों के सीधे नियंत्रण वाले इलाके को सल्तनत कहा गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि इनकी जो शुरुआती विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं थीं, उन्हें पूर्व में पूर्वी गंग और दक्षिण में होयसल जैसी ताकतवर पड़ोसी शक्तियों ने काफी हद तक रोक कर रखा। इन पड़ोसी राज्यों ने उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को संतुलित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। खैर, महत्वाकांक्षा और साम्राज्य को फैलाने की हमेशा एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इन क्षेत्रीय सैन्य अभियानों की जमीनी हकीकत बेहद क्रूर थी। ऐतिहासिक स्रोत बिल्कुल तटस्थ रूप से ये बताते हैं कि इन विस्तार के प्रयासों के दौरान गांवों और शहरों पर भयंकर हमले किए गए और बड़े पैमाने पर मंदिरों और शिक्षा केंद्रों को लूटा और नष्ट किया गया। सच कहें तो ये इतिहास का वो कड़वा सच है जो विस्तारवाद के साथ आने वाले विनाश की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के विशाल और आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तार का एक बहुत ही ठोस प्रमाण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का 10.7 ग्राम का चांदी का एक खास टंका है। वो सिक्का कोई मामूली धातु का टुकड़ा भर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस दौर की अर्थव्यवस्था और शासक के प्रभाव क्षेत्र को समझने का एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। ये साम्राज्य की बढ़ती ताकत और मजबूत प्रशासनिक पकड़ की गवाही देता है। इस सिक्के पर उकेरे गए शब्द इस विस्तारवाद की कहानी को और भी साफ कर देते हैं। पारसी में लिखा गया सिकंदर सानी, जिसका मतलब है दूसरा सिकंदर, ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की असीम महत्वाकांक्षा को उजागर करती है। खुद को विश्व विजेता के बराबर मानते हुए उसने उत्तर और मध्य भारत में कई बड़े सैन्य अभियान चलाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने साम्राज्य को निगलने की कोशिश कर रही बेहद खतरनाक मंगोल सेनाओं को भी सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। और खिलजी के इन महत्वाकांक्षी सपनों को हकीकत में बदलने का काम किया उसके गुलाम सेना नायक मलिक काफूर ने। उसने सल्तनत की पहुंच को पूरी आक्रामकता के साथ दक्षिण भारत की गहराई तक पहुंचा दिया। इस विजय अभियान में श्रीरंगम, मदुरै, चिदंबरम और संभवतः रामेश्वरम जैसे प्रमुख हिंदू केंद्रों पर भीषण हमले किए गए और उन्हें लूटा गया। अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण में इतनी दूर तक सफल अभियान चलाना एक बहुत ही असाधारण सैन्य उपलब्धि थी। यहां एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लूटपाट सिर्फ कोई एक बार की हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे साम्राज्य का मुख्य आर्थिक इंजन बन गई थी। मलिक काफूर द्वारा दक्षिणी अभियानों से जो अपार संपत्ति लाई गई, उसी ने सल्तनत की इस विशाल सैन्य मशीनरी को आर्थिक ताकत दी और उसे और भी मजबूत बनाया। सच तो ये है कि इस लूटे गए धन के बिना इतनी बड़ी और हमेशा सक्रिय रहने वाली सेना का पेट पालना लगभग नामुमकिन था। अब अगर कुछ दशकों बाद के शासकों की शासन शैलियों को देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी था, जिसकी पहचान आक्रामक विस्तार और धन बटोरने से थी। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था,
तुगलक ने मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक ही शासक के अधीन लाने का कारनामा कर दिखाया। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर तो था, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य के बावजूद उसकी जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, वे खराब तरीके से लागू होने के कारण पूरी तरह से विफल हो गईं, जिससे उसका शासन समस्याओं का अंबार बनकर रह गया। इस पूरे कालखंड का यह विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। दशकों तक चलने वाले इस लगातार और हिंसक युद्ध को चालू रखने के लिए आखिर कितने विशाल संसाधनों की जरूरत पड़ी होगी? लाखों सैनिकों के लिए हथियारों का निर्माण, उनके खाने पीने की व्यवस्था, युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल और नई सड़कों का निर्माण। इतने अस्थिर और हिंसक रूप से फैलने वाले मध्यकालीन साम्राज्य को टिकाए रखने की असली रसद और मानवीय कीमत क्या थी? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो इतिहास को सिर्फ राजाओं और उनके महलों की नज़र से नहीं, बल्कि उसकी असली ज़मीनी हकीकत से देखने पर मजबूर कर देता है।